रहस्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा गृधः कस्यचित् धनम् विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं पीत्वा विद्ययामृतमश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं सादर विनम्र आग्रह करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर अंकिता बहरे जी से कि वो हमारे आज के सम्मानीय अतिथियों और वक्ताओं का स्वागत और संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार। आज के इस वेबिनार के प्रथम दिवस में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रथम दिवस के इस सत्र की जो मुख्य अतिथि हैं वो है प्रोफेसर सतुपति प्रसन्न श्री जी। ये वाइस चांसलर है नान्या यूनिवर्सिटी राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के। अभी किन्हीं कारणों से ये हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं और कुछ समय में हम आशा करते हैं ये हमारे साथ होंगी। अभी हमारे बीच हैं शक्ति की संगठन मंत्री आदरणीय बिंदु जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं कुछ कोलकाता से डॉक्टर रीता भट्टाचार्य शक्ति की सभी इकाइयों से जुड़े हुए हमारे जितने अध्यक्ष हैं महाकौशल शक्ति से गीता शुक्ला जी, आपका स्वागत है एवं अन्य इकाइयों से स्वागत। भारत में जितनी इकाइयां हैं उन सब में मदर्स किचन के रही है। आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ तीनों दिन इसमें जुड़े रहेंगे। से जितनी भी हमारे भी बहनें जुड़ी हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिनको ब्रेस्ट फीड वाले ही उन सभी का स्वागत है और हम जुड़े रहें और कुछ करें और ये जानकारी अपने तक ही सीमित ना रखें, इससे और दूसरे बहनों तक भी पहुंचाएं। तो ये कार्यक्रम की आज हम शुरुआत करते हैं। शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुधा जी भी अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। तो हम इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। I'm there, अंकिता जी, I'm there. नमस्कार सुधा जी। हमारे बीच राष्ट्रीय शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुधा जी तिवारी जी उपस्थित हैं। आप एमगिरी में सीनियर साइंटिस्ट के पद में हैं। आपका स्वागत है और आपकी अनुमति से ये वेबिनार में शुरू करती हूँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। रीता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So sorry. अंकिता जी हमारे बीच में लीना बावड़ेकर मैडम भी जुड़ चुकी हैं। आ गए हैं, ओके जी। माननीय लीना जी बावड़ेकर शक्ति की राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप पुणे से हमारे बीच जुड़ी हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और इसके साथ ही सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं स्वागत करती हूँ एवं सभी बहनें जो हमारे बीच जुड़ी हैं जो शक्ति की नहीं हैं उन्हीं सभी का भी स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमको इस राष्ट्रीय वेबिनार का महत्व या उसकी आवश्यकता पे ध्यान आकर्षित करना है। अंकिता जी, कुछ छूटा तो नहीं है बीच में? सभी को आपने चेक कर लिया? सभी का बिना नाम के ही मैं सभी जो जुड़े हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, और सभी का नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए इस चीज को कृपया इस स्वागत में ही शामिल समझिए। और हृदय से स्वागत है सबका। आप सभी का स्वागत है। और निश्चित रूप से जब हम एक टीम बनाते हैं तो हम सफल होने के लिए सुनिश्चित कर लेते हैं अपने लक्ष्य के लिए। विषय की जो जानकारी है कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई या आज हम इस पर क्यों बात करने जा रहे हैं, और इतने विशेषज्ञों की आवश्यकता इस विषय के महत्व को पुनर्स्थापित करेगी। हम बात कर रहे हैं, जो मुख्य हमारा कीवर्ड है गैलेक्टोगॉक्स, यानी एक ऐसा पदार्थ या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सिंथेटिक भी हो सकते हैं, प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं। वे महिला या किसी भी मैमल, यानी हम यहाँ पर महिलाओं पे विशेष तौर पे फोकस करेंगे, लेकिन जितने भी स्तनधारी जीव हैं उन सभी में जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इन चीजों के सेवन से वह दूध की मात्रा यानी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करता है। ऐसे पदार्थों को गैलेक्टोगॉक्स की श्रेणी में रखा जाता है। यह लैक्टेशन को बढ़ाता है। गैलेक्टोगॉक्स को हम लैक्टेशन इंड्यूसर्स या मिल्क बूस्टर्स भी कहते हैं। कृपया अपने मोबाइल्स म्यूट कर लीजिएगा। गैलेक्टोगॉक्स, जैसा कि मैंने कहा, सिंथेटिक भी होते हैं। वर्तमान में मार्केट बूम जो हुआ है तो उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस भी गैलेक्टोगॉक्स में उपयोग किए जा रहे हैं, परंतु हमें जो अपनी भारतीय परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर आगे चलना है और उसी को प्रमोट करते हुए अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको ये बताना है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं और पुनः इसका हम यहाँ पर रिपीटिशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि गैलेक्टोगॉक्स शरीर में जाके करता क्या है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, ये दो शब्द हैं। भौतिक जो सब्सटेंसेस हैं यानी जो पदार्थ हैं, और फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक क्रियाओं से होने वाली जो क्रम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, ये उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, जिससे कि प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन स्रवण करने में, सिक्रीशन में सहायता होती है, और इस प्रकार से लैक्टेशन बढ़ता है। मैंने इसको बहुत संक्षिप्त में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य पदार्थ जो हमारे यहाँ परंपरा में के रूप से शामिल किए जाते हैं, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सूखे मेवे हैं, विशेष तौर पे बादाम होती है, अदरक, लहसुन, मेथी के दाने, जीरा, गोंद के लड्डू, सोंठ, बाजरा अगर मौसम सर्दियों का है, और एप्रिकॉट्स और डेट्स विशेष तौर पे, यानी खुमानी, या फिर उसको कई जगहों पर आलू बुखारा भी कहा जाता है। ये आप फ्रेश भी ले सकते हैं और इसको हम ड्राई फॉर्म में भी लेते हैं। और खजूर, ये बहुत अधिक हमारे लैक्टेशन वाली जो अवस्था होती है उसको सपोर्ट करते हैं। इसका महत्व यह है कि अगर माँ का दूध क्वांटिटी और क्वालिटी में ठीक नहीं होगा तो आने वाली जो युवा बच्चे हैं बनेंगे, जो हमारे नवजात शिशु हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और ऐसा दुनिया की कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं जिनके समाधान के लिए भी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती है कि उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सफिशिएंट नहीं हो पाती है। तो जो कॉमन चैलेंजेस हैं उसमें फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, व्यक्ति को पेन है क्योंकि वो तैयार नहीं है। लैचिंग यानी बच्चे को किस तरह से होल्ड किया जाए जिससे कि वो फीड आसानी से ले सके, तो लैचिंग एंड मिल्क सप्लाई दोनों इश्यूज हो सकते हैं। मिल्क लेट डाउन इश्यूज, मिल्क का श्रवण कम हो जाना। आप जानते हैं आजकल काफी महिलाएं वर्किंग स्टेटस में हैं और बहुत सारे प्रकार के तनाव उनको हो सकते हैं। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच
contributes to the decrease in the amount. Then lack of support, it can be from the family or the societal reasons, yeah, pressure, lack of support in workplaces. They do not have enough space, proper place for feeding, lack of community इंफ्रास्ट्रक्चर. हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम मार्केट में हैं और हम बच्चे को फीड कराने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं देख पाते हैं, तो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना, चर्चा होना आवश्यक है. इसके बाद मिस इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल बिलीव्स भी कई बार बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. अदर फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए अब थोड़ी थोड़ी चेतना समाज में आ रही है, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. 6 महीने तक कम से कम जो धात्री माँ है, लैक्टेटिंग लेडी है, the body is shocked by losing the fetus and it goes into depression. Delivery of a baby is definitely a news for the family, but for a body it goes into shock and that is postpartum depression. और उस समय अगर महिला अकेली है, न्यूक्लियर फैमिली है, सपोर्ट नहीं है, तो ये डील करना दोनों जो युगल जोड़ी होती है, कपल होता है, उसके लिए डिफिकल्ट होता है, जिसका प्रभाव माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे पड़ता है और डेफिनेटली उसके लैक्टेशन पे पड़ता है. काम करने के लिए उसको जल्दी वापस आ जाना, अर्ली रिटर्न टू वर्क, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ फॉर्मूला फीड्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव areas of concern where we have to prevent our lactating mothers getting influenced by the aggressive marketing. So these are factors in very brief information, and this all inspired all of us to organize a talk in the form of a national webinar, include each and everyone possible around us to contribute their experience, their knowledge, their skills in combating all the problems which are existing in society and the situations which can be eradicated with our little efforts. So thank you so much, all of you, for hearing so patiently for the cause and the significance of this particular webinar. Now, since our chief guest is still awaited by all of us, should I proceed to the first lecture? Yes, please. May I request our first speaker, Vaidya Mamta Amit Mishra ji from Assam Lute Unit, to kindly present her lecture or the information sharing on understanding importance of breastfeeding and Ayurvedic Garbh Sanskar, that is prenatal care. Ankita ji, you want to say something, please? Dr. Mamta Amit Mishra ji, she is BMS, MD Ayurveda and Yoga consultant, also associated with Supraja Garbh Sanskar Blissful Journey at Dirgh Ayu Treatment Center. And she is also senior consultant at Vivekanand Health Global Center, Guwahati, Assam. We welcome you, Mamta ji. Kindly, you can start with your talk. यस, प्रणाम आप सभी को, नमस्कार. और बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसा राजलक्ष्मी जी ने बताया, ये सचमुच में हम सभी एक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं और इसमें हम सफल होंगे क्योंकि सबकी भावना एक है और इस भावना के साथ आज हम अपना शुरू कर रहे हैं. सो इसमें हमारा मदर्स किचन शक्ति जो हमारे नेशनल मूवमेंट फॉर वुमेन, उसी के अंतर्गत हम मदर्स किचन की एक ये कार्यक्रम के बारे में हम लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं. सो अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है कि एक माँ बनी है और वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है और स्तनपान करवाना अमृत तुल्य होता है और उस बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, उस माता ने करवाना चाहिए. ये उसके फायदे सभी को पता है, परंतु साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से उस माता को क्या फायदे हो रहे हैं. और यहाँ पर आपने देखा एक दादी जो है अपनी छोटी सी बच्ची में वो संस्कार डाल रही हैं,
रसोई की, तो हमारी पारंपरिक रसोई में जैसे अभी राजलक्ष्मी जी ने बताया कि जो ग्लैक्टोगोक्स हैं उनके बारे में हमें लोगों में जागरूकता लानी है, और हमारे भावी पिता हैं और जो अभी नए पिता बने हैं उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि वो इमोशनली अपने बच्चे से, उस परिवार से जुड़े। आज का जो हमारा पूरा एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है राजलक्ष्मी जी ने दिया है कि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, साइंटिफिक इम्पैक्ट ऑफ गर्भ संस्कार ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, और ग्लैक्टोगॉक्स स्तन्यवर्धक ग्लैक्टोगॉक्स के बारे में आपसे बात की है। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स में वह कहाँ स्थान रहता है, और उसका एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छे से सुना। और सबसे अच्छी बात है कि इस वेबिनार में अभी जितने भी हमारे साथ जो साइंटिस्ट जुड़े हैं, बहुत प्रबुद्ध विद्वान जुड़े हैं हमारे इस वेबिनार में, तो उनका भी हम नॉलेज लेंगे और आने वाले कल और परसों के समय हम उन्हें भी सुनेंगे। तो सुप्रजा, पहले हम गर्भ संस्कार को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हर माँ जब बनती है, एक स्त्री का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद उसे मिलता है जब वो माँ बनती है। और चाइल्ड बर्थ यानी कि बर्थिंग टाइम जो होता है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो आयुर्वेद में जो एक कंप्लीट प्रोटोकॉल बताया गया है मैटरनल केयर के लिए, और आयुर्वेद में वी रिकॉग्नाइज अंडर सुप्रजा द प्रिपरेशन ऑफ द मदर टू बी। देखा जाए तो हम रजस्वला परिचर्या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही उस बच्चे के खान पान और उसका आहार विहार से लेकर उसका सदवृत्ता, उसके मॉरल कंडक्ट्स कैसे होने चाहिए, और साथ ही साथ एडोलसेंस एज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके ऊपर भी इन बातों का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इसके पीछे हमारा दर्शन, फिलोसॉफी क्या है? ये है कि हम शारीरिक रूप से मन और शरीर को, उस स्वस्थ को, उसको हम तैयार करें। कुछ ऐसे ध्यान धारणाएं हम उनको करवाएं गर्भ संस्कार में, ताकि वो इमोशनल, भावनात्मक रूप में वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी को अच्छे से समझ सके। और उसका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी जो है वो मातृत्व का जो दौरान है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। इट्स ए वेरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना। दुर्भाग्यपूर्ण आजकल इसको एक डिजीज के रूप में लिया जा रहा है, और वो जो कारण है उनको दूर करते हुए, उनको समझाते हुए हम उस जर्नी को कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि लैक्टेटिंग मदर, जो माँ स्तनपान करवा पा रही है, वो अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दे, साथ में साथ वो स्वयं भी स्वस्थ रहे। दूसरी बात, अपने बच्चे को फ्यूचर में होने वाले आज से 20 साल बाद उस शिशु कितना बड़ा होगा, कैसे उसकी अवस्था रहेगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए अभी गर्भावस्था के दौरान उसमें वो संस्कार डाले जाते हैं। पोषक तत्वों का उसे ज्ञान दिया जाता है। और जैसा अभी राजलक्ष्मी जी बता रही थी कि लैचिंग और मिल्क लेट किस तरह की, और आगे भी हमारे प्रबुद्ध वक्ता आपको बताएंगे कि कैसे दूध पिलाने में और किस तरह की पोजीशन कैसे होना चाहिए। तो ये सारी बातों को देखते हुए जो बच्चा पल रहा है, गर्भ में जो शिशु पल रहा है, और जन्म होने के बाद उसकी जो पोषक तत्वों की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल नीड है, उसकी एजुकेशन न सिर्फ हम माँ को देनी चाहिए बल्कि उस पूरे परिवार को देनी चाहिए, और साथ साथ में उस केयर टेकर को भी देना है। साथ में हमने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है, ये बता दिया है, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व मिलता है। और आप देख रहे हैं कितने ध्यान से एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए वो आनंद में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ स्तनपान करवा सकती है तो साथ ही साथ वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो अटैच रहती है अपने बच्चे के साथ। और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो अभी हम बात की, वो आगे भी मैं बताऊंगी, वो उसको हम बच सकते हैं। ये माँ को सबसे बड़ा फायदा होता है। जैसे हम 6 महीने के बाद अन्नप्राशन जब हम शुरू करते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड देते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व को एब्जॉर्ब करने के लिए उस दूध की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहते हैं एक्सटेंडेड 6 से 2 साल तक बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो हम बोलते हैं पहले 6 महीने में, उसमें माँ को इसमें क्या फायदे हो रहे हैं? आप सबको पता है कि जो पहला जो पतला पानी जैसा आता है उसे बहुत सारे पहला गट बैक्टीरिया, उस बच्चे की जो इंटेस्टाइन है उसमें पहला सेट ऑफ गट बैक्टीरिया फॉर्म होता है, और प्राइमरी प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, उस बच्चे का आगे चल के उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
ये सारी चीजें हमें बच्चे को लेकर हमें समझ में आती है, परंतु माँ को इसमें क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है मेंटली इमोशनली वो स्ट्रांग रहती है, फिजिकली उसके बॉडी में जो परिवर्तन आया है वो सही रहते हैं, और आने वाले समय में उसको जो ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी टेंडेंसी जो है वो कम होती जाती है। और बच्चे के साथ जो है उसका दिमाग जो है, ब्रेन जो हम बोलते हैं, उसमें बुद्धि क्षमता बढ़ती है। और हमने ये देखा है कि जो बच्चे दूध पान स्तनपान कर पाते हैं अपने माता से, वो बच्चों के माइलस्टोन्स यानी कि ये रहते हैं। अब हम समझेंगे कि गर्भ संस्कार, संस्कार शब्द ऐसा है कि किसी को एजुकेट करना, कुछ कल्टीवेट करना, उसको ट्रेनिंग देना, रिफाइनमेंट करना, पॉलिश करना, इस तरह मतलब एक ऐसे रिचुअल्स, ऐसे सेरेमनीज जिसमें पूर्ण क्वालिटीज को हम बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जो सनातन धर्म में हमें बताया गया है, अभी हमें वापस उन जड़ों की तरफ हमें लौटना है। ये संस्कार ऐसे 40 तरह के गौतम धर्म में बताए गए हैं, पर यहाँ पर हम व्यास स्मृति में जो 16 संस्कार लिए जाते हैं उसकी बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 संस्कार मेरे ख्याल से जो आयुर्वेद के जो आयुर्वेद तज्ञ हैं, लीना जी हैं, और भी हमारे से बहुत लोग जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि गर्भाधान संस्कार एक अपने आप में ऐसा संस्कार है हमारे मानव जीवन में, पूर्ण जीवन में, जो सबसे पहले पैदा होने के पहले ही वो संस्कार किया जाता है, जिसमें हम आजकल पिछले 2 दशक में हम देख रहे हैं प्री कंसेप्शन हेल्थ, यानी कि अगर हमें हेल्दी प्रोजनी चाहिए, संतति हमें अच्छी चाहिए, तो जो भावी माता पिता है उनका लाइफस्टाइल, उनका जीवन शैली अच्छा हो, उनकी जो हैबिट्स हैं, जैसे आजकल बहुत प्रचलित है पाश्चात्य शैली में बच्चे स्मोक कर रहे हैं और घर का खाना नहीं खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, उनसे उनके शुक्राणु पे और हमारी बच्चियों में ज्यादातर पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज जैसी तकलीफें हो रही हैं, उनसे उनको बचाया जा सकता है। आप सबको हैरानी होगी, जगह जगह पर इतने सारे इनफर्टिलिटी सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह, मशरूम की तरह बाहर आ रहे हैं। उसके पीछे कारण है हमारी रॉन्ग डाइटरी हैबिट, हमारा स्ट्रेस और जीवन शैली। तो उसमें मदर्स किचन, हमारा माँ का जो एक प्यार है, उसको किस तरह से हम गृहिणी से लेके हम पढ़े लिखे एजुकेटेड, हम यहाँ साइंटिस्ट हैं, हम रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस चीज को हमें अपनी भावी पीढ़ी को बताना है। तो ये गर्भाधान संस्कार पहले हम करते हैं। उसके बाद गर्भ धारण करने के बाद पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार जो है बच्चे के जन्म के पहले होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कार जो है वो प्री नेटल एजुकेशन है, जिसमें हम ऐसी प्रैक्टिसेस मदर को देते हैं ताकि वो खुद हेल्थ रहे, उसकी अच्छी बनी रहे, और चाइल्ड बर्थ के समय जो लेबर पेन होता है, सीजरन सेक्शन, डिलीवरी के समय कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने की जो संभावना रहती है, उससे उनको बचाया जा सके। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस की शुरू दिन से संस्कार में हम प्रैक्टिसेस करवाते हैं। अब आप बोलेंगे माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस कैसे? जगह आपको पता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस क्षण में रहते हुए, आनंद में लेते हुए रह रहे हैं, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग को किस तरह से आगे मदद करेगा, ये आपको समझ में आएगा जब हम, अभी आपने सुना प्रोलेक्टिन हार्मोन की बात सुनी, तो वो उसमें कैसे मदद करता है। और आप हमारे सब घरों में कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, उनको अभी हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको फिर से उन संस्कारों की तरफ ले चलें। तो जैसे मंत्र चांटिंग, हमारे घर में हम मंत्र बताते हैं, उसी तरह से वेदों से चली आ रही इस रीति में आयुर्वेद में अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्र संगीत की संरचना बताई गई है, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन बनती है, और जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसका इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में हमारा कुशाग्र बुद्धि का हमारा बच्चा हो, वो सभी सोचते हैं, पर उनको साथ में ये भी सोचना है कि हमारा बच्चा जो भावी पीढ़ी है वो इमोशनली और मेंटली वो स्ट्रांग रहे। इसलिए संगीत का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और योग प्रैक्टिस में हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम से लेके, ताकि उनके सर्कुलेशन बढ़े, फिटल सर्कुलेशन, जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको पूरी तरह से रक्त जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व जो माँ भोजन में ले पा रही है वो मिले, और साथ ही साथ में उनको ऐसा एटमोस्फेयर, मतलब एपिजेनेटिक्स जो बोलते हैं, घर का माहौल, बाहर का माहौल, और एक अंदर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो अंदर का माहौल किस तरह से हो, उसको नर्चर करने के लिए हम
बताते हैं। और समय समय 9 महीने में जिस तरह से गर्भ में शिशु पल रहा होता है, उसी तरह से मासानुमासिक मंथ वाइज उसकी डाइटरी हैबिट्स देते हैं, जैसे मधुर और जैसे दिया जाता है दूध और घी से बनी हुई चीजें दी जाती हैं। तो इसमें हमने देखा कि पॉजिटिव इफेक्ट मैटरनल हेल्थ पे कैसे आता है, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके मेंटल हेल्थ बनते हैं, एनहेंस मेंटल हेल्थ फॉर मदर्स लीडिंग टू बेटर इमोशनल वेलबींग। क्योंकि ये आप सबको पता है, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, पर उन कारणों का क्या जिस कारण से माँ स्तनपान नहीं करवा पा रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो स्तन नहीं बन रहा है, उसमें उसका स्ट्रेस कितना है, उसका तनाव है, हमें पता है, वो वर्किंग है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, आगे चल के साइड जैसे वो ये सारी चीजें आ रही हैं कि किस तरह से वो परिवार में एक नया मेहमान आ रहा है, उसको कैसे बड़ा करना है। और जैसे अभी राजलक्ष्मी जी ने बताया कि बहुत सारे ऑफिस में, कम्युनिटी में भी ऐसी समस्याएं होती हैं, पर उन सबसे बड़ा एक सवाल हमारे सामने आता है कि दूध ही नहीं आ रहा है। ऐसा अगर उस नव माँ को, उस जच्चा को अगर ऐसा लगने लगे तो कितना हार्मफुल हो सकता है उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक विचार हम उसे पहले से बताते हैं कि उस तरह से वो ब्रेस्ट फीड को करा सके, उसका स्ट्रेस जो है कम हो सके। और इसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि किस तरह से स्तन्य जन्य होता है, कैसे बनता है। आयुर्वेद के हिसाब से जैसे हम बोलते हैं सप्त धातु बनती है, तो रस और रक्त। और उसमें मॉडर्न साइंस में हमने बताया कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो लैक्टेशन को रोकने में मदद करते हैं, पर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है आयुर्वेद में बताई गई थी। और इसीलिए हार्मोनल बैलेंस को रखने के लिए अग्नि और उसके गर्भिणी परिचर्या में ये बातें बहुत अच्छे से आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं। इसीलिए गर्भ संस्कार जो है मदर को ये बताते हैं कि किस तरह से आप ऑप्टिमल मिल्क प्रोडक्शन को जो है आप बनाए रख सकते हैं। क्योंकि आपका मन अच्छा है, आप अच्छा भोजन करेंगे, भोजन अच्छा करेंगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मेंटल वेलबींग आपकी अच्छी रहेगी तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो स्तन्य प्रवृत्ति जो होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के पहले ही हमने माँ को तैयार किया रहता है कि इस तरह से आपके ये आपकी डिलीवरी होने के बाद इस तरह से आपको बच्चे को स्तनपान करवाना है। तो मिल्क इजेक्शन जो है वो किस तरह से शुरू होता है, जैसे वो अपने बच्चे को देखती है, उसको टच करती है, उसके मन में वो अफेक्शन जो है वो आता है। और साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि जैसे ही बच्चा माँ का स्तनपान शुरू करता है, अपने आप स्तन लैच करना तो और मिल्क जो है आना शुरू होता है। और गर्भ संस्कार की प्रैक्टिसेस जो है वो स्ट्रेस को, तनाव को कम करने में उनकी मदद करती है, जो हमने माइंडफुलनेस की थी। हम बताते हैं कि बच्चे को जब आप पकड़े हो, सारे काम, तमाम काम छोड़ दो, सिर्फ ध्यान से, प्यार से उस बच्चे का, अपने जो शिशु है उसका मुंह निहारते हुए आप उसे स्तनपान कराएं। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि कभी कभी स्तनपान नहीं करवा पाती हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेस होता है, दर्द होता है, उन्हें उनकी नेगेटिविटी उनके मन में रहती है। तो यहाँ पर हम उनकी इमोशनल वेलबींग का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कभी कभी माँ जो जब तक 9 महीने वो गर्भवती है, उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, और जैसे ही डिलीवरी होती है पूरा ध्यान हमारा उस शिशु पे चला जाता है। तो हम उस शिशु को देखते हैं, उसको बढ़ते हुए देखते हैं, तो माँ अपने आप को कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती हैं। और अगर यहाँ जो माएँ सुन रही हैं, अगर कभी आपको अचानक रोना आ रहा है, कभी आप चिड़चिड़ हो रही हैं और आपका कुछ मन नहीं कर रहा, आपको भूख लग रही है, आप कभी खाना नहीं पसंद आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स को आप हमें बताएं, या आप घर में अपने बड़ों से इसे अनदेखा न करें, नहीं तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा सकता है। और ये कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। तो हार्मोन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन के बाद प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है, और ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन, वो भी बढ़ाना जरूरी है ताकि ये हो। तो इस तरह से ब्रेस्ट फीड को हमें सपोर्ट करना है। और जो अभी तक जितने स्टडीज हुए हैं पबमेड में आप देखेंगे, तो प्रीनेटल प्रैक्टिसेस और ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स के साथ बहुत तारतम्य बताया गया है। तो पॉजिटिवली मैटरनल हेल्थ और ब्रेस्ट फीडिंग आउटकम्स हमें मिले हैं। तो सुश्रुत ने भी, हमारे आचार्य सुश्रुत, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस चीज को बताया है कि किस तरह से विचार करने के साथ ही माँ को मन में स्तनपान का कराना है मेरे शिशु को, उसी से उसका दूध जो है उतर रहा है और वो दूध पिला सकती है। तो ये एक पूरा फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो है आपको अगले, मेरी जो नेक्स्ट जो विद्वान
स्पीकर हैं वो आपको ये बताएंगे। और इसी तरह से ग्लैक्टोबॉक्स के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और आगे मैं थोड़ा सा किस तरह से हम ग्लैक्टोबॉक्स दे सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ मदर्स किचन के थ्रू आपको ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स के बारे में, जो हम घर में आपको स्पेशली पहले 40 दिनों में जो खाना भोजन जो दिया जाता है उसका महत्व जरूरी है। जैसे सीसम सीड्स है, राइस, लेंटिल्स, ये सारी चीजें कितनी मात्रा में कैसे लेना है, ये सुतिका की परिचर्या, मतलब उस माँ को सेंटर में रख के उसके स्वास्थ्य को, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। एक हमने छोटा सा पायलट स्टडी हमने किया था कि जो बात हम आपसे कर रहे हैं उसका कितना सही इसमें मिल रहा है। तो हमने देखा कि पहली बार बनने वाली माँ, प्राइमरी 61st टाइम प्रेग्नेंट वुमेन, उनको हमने, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके अच्छे मैटरनिटी हॉस्पिटल में वो एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रही थी, उनको हमने पार्टिसिपेंट लिया आफ्टर कंसेंट साइन करके। और वीकली उनको 90 मिनट्स ऑनलाइन हमने सपोर्ट दिया। फर्स्ट टाइम हम उनसे मिलकर उन्हें सारी बातें बताते थे और उनके घर के जो संस्कार है उनकी याद दिलाते हुए योगा, मेडिटेशन और सारी प्रैक्टिसेस हम उनको करवा रहे थे। और सबसे ज्यादा जरूरी उनका फैमिली इन्वॉल्वमेंट, उनकी होने वाली जो बच्चे की मदर है, जो उसके साथ में जो रिश्ते हैं, जैसे मदर इन लॉ, मतलब उसकी दादी, नानी, मासी, बुआ, उन सबको इन्वॉल्व इस प्रोजेक्ट में हम करते थे। इस तरह से हम, हमारा उद्देश्य ये देखना था कि वो जो बच्चे जन्म हो रहे हैं उनका वेट 2.5 केजी और अबव हो। और सिजेरियन सेक्शन, आजकल बहुत ज्यादा सर्जरी हो रही है उसको, या नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। प्री मैच्योर एंड सिम्टम, ये हमारा बहुत जरूरी था कि बच्चे जो है 37 वीक्स, 36, कभी कभी 34 वीक्स में भी पैदा हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे ये गर्भ संस्कार की प्रैक्टिसेस कैसे काम करती हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमारे जो भी रिजल्ट्स आए उसमें हमने देखा कि जो बहुत सारी ऐसी माताएं थी जो सर्जरी होने के बाद भी वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा पाई, और साथ ही साथ उनका स्लीप क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुआ, उनका मेंटल वेलबींग बहुत अच्छा था। और उनका एंटीनेटल डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो डिप्रेशन से, और पोस्टनेटल डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन है कि उनका बार बार रोना या हर चीज में थकावट होना। ममता जी, सॉरी टू बॉदर यू। हमारे बीच कोई है जिनका माइक म्यूट नहीं है। मैं आज अरुणा जी से अपेक्षा करूंगी, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। इसमें सीमा पाटेकर जी, अलका मधुसूदन जी, प्लीज अपने को म्यूट करिए। सीमा पाटेकर जी, उनका नहीं हो रहा है मेरे से। इतना बड़ा होम करना पड़ेगा। सीमा पाटेकर जी, सीमा पाटेकर जी, आप ना आवाज सुन पा रहे हैं? धन्यवाद अंकिता जी, उन्होंने अभी म्यूट किया है। सो हम जो भी विसंगतियां हम देख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को, नवजात शिशु को स्तनपान नहीं करवा पा रही है, या उसकी सर्जरी हो रही है, या जो बच्चे हो रहे हैं उनमें आगे चल के बहुत समस्याएं आ रही हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में बढ़ रही है, या बच्चे अंडरवेट हो रहे हैं। उन सब चीजों में हमने देखा कि उसके पीछे कारण था पुअर न्यूट्रिशन। हमारे अच्छे घरों की बच्चियों में भी ये कुपोषण की शिकायत हमें अक्सर मिलती है। और सबसे बड़ी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारी बच्चियां जो हैं, बच्चियां ही मैं नहीं कहूंगी, जो हमारे एडोलसेंस बॉयज एंड गर्ल्स है, ये सबके लिए ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि वो फिजिकली एक्टिव हो और मेंटली वो स्ट्रोंग हो, स्ट्रेस नहीं ले, वो तनाव नहीं ले। और इस तरह से जो हायर रेट ऑफ सिजेरियन डिलीवरीज थी वो अर्बन एरिया में ज्यादा थी, रूरल एरिया की अपेक्षा। हमारे पास अच्छी पढ़ी लिखी सहभागी थी, उनमें ये ज्यादातर फाइनेंशियली भी वो बहुत साउंड थी, बट उनमें ज्यादा हमें देखने को मिला। जबकि दूसरी तरफ रूरल एरिया के, ग्रामीण भाग की जो महिलाएं थी वो बहुत अच्छे से परिवार के सपोर्ट को समझती थी, और परिवार का पूरा सपोर्ट था उनको, और वो अवेयर थी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस के लिए। उनमें हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो इस तरह से मैं इस मंच पर, आज हमारे नेशनल शक्ति मंच के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आज ये विषय हमने यहाँ पर मदर्स किचन के थ्रू रखा। क्योंकि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कम्युनिटी रिसोर्सेस में हमें उनको बताना है।
हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम लेके उन्हें हमें गर्भ संस्कार और ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस हम करते हैं, पर अगर उस माता का स्तन नहीं पान वो नहीं करवा पा रहे, उन कारणों के बारे में उन्हें उनकी जानकारी देनी है। और साथ ही साथ जो गर्भ संस्कार की प्रैक्टिसेस है वो उन्हें करवानी है। होलिस्टिक प्रीनेटल केयर यानी कि वो मॉडर्न अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जा रही हैं और हमारे रीति रिवाजों में जो बताया गया है उनको भी वो करें। और इस तरह से एक्सेप्टेंस हमारे समाज में बढ़ेंगी और हम अवेयरनेस को जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्री कंसेप्शन हेल्थ गर्भाधान संस्कार उन सब बातों को हम बता पाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर विराम लूंगी। मैं ये कंक्लूड करते हुए, गर्भ संस्कार की इम्पोर्टेंस आप सबने सुनी और समझी कि किस तरह से गर्भ संस्कार के दौरान ही हम थ्रू विजुअलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन उस होने वाली माँ को हम बताते हैं भावी शिशु के बारे में। वो गर्भ संस्कार में गर्भ संवाद करते हुए अपने बच्चे के साथ कनेक्ट महसूस करती हैं। हमारे साथ भक्त प्रहलाद और अभिमन्यु ऐसे कहानियां, शिवाजी राजा महाराज की कहानियां इस तरह को बता के हम उन्हें समझाते हैं कि उनकी एक्टिविटीज थ्रू आउट 9 मंथ्स कैसी होनी चाहिए। और ऑफकोर्स आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस में जो नेचुरल मेथड्स बताए गए हैं, जैसे हमारा अभ्यंग होता है, सिरोपीचू होता है, और कुछ नेचुरल जो हमारे रसोई में जो स्पाइसेस होते हैं कब और कैसे कितनी मात्रा में लेना चाहें। और साथ ही साथ हमारे साथ राजलक्ष्मी जी, पद्मावती जी, अंकिता जी और ऐसे रिसर्चर हमारे साथ हैं, उनकी मदद से हम इस नॉलेज को इंटीग्रेट करेंगे। तो आप सभी जो सुन रहे हैं वो इसमें इस चीज को ध्यान में रखें और तीनों दिन इस चीज का ज्ञान लें और आगे तक पहुंचाएं। तो ये थैंक यू मेरी सो टीम है। मच मैम, इट वाज रियली एनलाइटनिंग कि गर्भ संस्कार कितना महत्वपूर्ण संस्कार है, और निश्चित रूप से शक्ति इस काम को आगे लेकर जाएंगी और भारत में एक नई चेतना हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की जागृत करेंगे, जिसमें गर्भ संस्कार हमारे सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक होगा। मैं विनम्र आग्रह करती हूँ प्रोफेसर अंकिता जी से कि हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर हैं उनको उनका संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर वर्षा नाइक जी, जो कि गोवा शक्ति से जुड़े हैं। अंकिता जी, परिचय आप संक्षिप्त दे पाएंगी? वर्षा She नाइक is जी, आपका स्वागत है इस मंच पर, और अंकिता जी से she is विनम्र also आग्रह है कि she is also coordinator of Mother's Kitchen from Goa. Varsha Naik ji. Yeah, good evening, everyone. she is here. Kindly introduce if you're I feel I remember you introduced yourself as a member of the national team for education and awareness of breastfeed. Am I sure? No. She's Yes. member of many societies. Yeah. Okay. Thank you very much for allowing me to be a part of this platform. Dr. Rajlakshmi ji, thank you. Is Manch pe, I would like to say, introduce myself that I'm assistant professor in the Department of Food Nutrition and Dietetics at Goa College of Home Science, गोवा में। और कई साल से ये जो हमारा प्रकल्प है, जो प्रोजेक्ट है अबाउट ब्रेस्ट इनिशिएटिंग IYCF, ओके, इनिशिएटिंग यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, वे चल रहे हैं। एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी विद डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो फील्ड एक्सपीरियंस है कि दिक्कत क्या आ रही है माओं को या उनको बहुत से ऐसी चीज हैं जो पता भी नहीं है, और हम उनको फिट ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के बारे में पढ़ा रहे थे। लेकिन मच लेटर वी इवन रियलाइज कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोस्पेक्टिव जो एडोलेसेंट गर्ल्स या पोटेंशियल मदर्स हैं, उन लोगों को भी बहुत सी चीजें पसंद नहीं है। तो आज के माध्यम से जो हमारा सेमिनार है, मुझे लगता है हम थोड़े लोगों से जुड़े हैं, बट each one of us reach out to another one. I think we can do wonders. So with this, can I start the presentation? Yes, please. You are most welcome. Kindly excuse me, all the participants, for my Hindi, but I'm making an attempt, fully to try to deliver the entire content in Hindi. Full screen कीजिए please, Aruna ji.
अच्छा, सो आज का जो टॉपिक है वो स्तनपान के कार्य की यानी फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं, और जो बहुत से मिथ्स और जो मिथ हिंदी में जिनको हम मिथकों हैं उनका निराकरण कैसे करना है उसके बारे में एक 10 मिनट में हम प्रयास करेंगे कि एक कंसेप्चुअलाइज्ड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको हम डिलीवर करें। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सो अभी जो स्तनपान प्रक्रिया है, ओके, उसमें से बहुत लोगों को पता नहीं है कि दो इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स हैं। अभी जो बेबी फ्रेंडली हेल्दी इनिशिएटिव है, WHO, यूनिसेफ ने बहुत से गाइडलाइंस हम लोगों को दिए हैं। जो 3 इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग और या बेबी फ्रेंडली हेल्दी इनिशिएटिव्स हैं। नंबर 1 है कि इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एट एन अर्लीस्ट। सो अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 30 मिनट भीतर स्तनपान कराए, और प्रसव के तुरंत बाद त्वचा से त्वचा संपर्क जिसको हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट बोलते हैं या जिसको कैंगरू मदर केयर बोलते हैं, लेकिन अभी कैंगरू फादर केयर भी है। ओके, सो जिन माताओं की डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन में हुई है, अगर उनको वो कॉन्शियसनेस उन्होंने रिगेन नहीं किया है, सो डेफिनेटली अ फादर कैन इंट्रोड्यूस और स्टार्ट दिस, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो बॉन्डिंग जो होता है माँ और बेटे बच्चे का, वो बॉन्डिंग हो जाता है। दूसरी बात याद रखनी चाहिए कि इससे बेबी और मदर दोनों को ही इसके बेनिफिट्स होते हैं। सो जो हार्ट रेट रेगुलेट करना होता है, बॉडी का टेम्परेचर बच्चे का जो रेगुलेट करना होता है वो इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन है दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स। हमारे पहले जो स्पीकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं। अभी ऑक्सीटोसिन का अगर रिलीज होना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस स्किन टू स्किन कांटेक्ट हैज टू बी इनिशिएटेड। अभी बहुत से माओ को ये भी पता नहीं है कि कब ब्रेस्ट फीडिंग करना है। ओके, अभी लैक्टेशन की जो फिजियोलॉजी है वो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी बार माँ दूध अपने बच्चे को पिलाएगी उतनी बार मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। सो दिन रात मांग के अनुसार स्तनपान करे। इनफैक्ट एक हमारा गाइडलाइन है कि 24 घंटे में एटलीस्ट 10 से 12 बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी चाहिए कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो रात में अधिक बढ़ता है। ओके, सो इसके लिए रात में भी कम से कम 3 से 4 बार स्तनपान कराने के लिए माँ को प्रोत्साहित करें। और इसके लिए अनदर बेबी फ्रेंडली जो हेल्थ इनिशिएटिव है, हॉस्पिटल इनिशिएटिव या इवन घर पे, वो है सपोर्ट। और सपोर्ट किससे चाहिए? माँ की जो उनकी जो माँ है या सासू माँ है और जो भी उनके साथ उनके हॉस्पिटल में या घर में रहता है उनका सपोर्ट माँ को बहुत जरूरी है। नहीं, फर्स्ट वन। हाँ, सो अब एक दूसरा जो हमारा मिथ है और वो डिमिस्टिफाई करना है कि पहले जो कोलेस्ट्रम दूध की मात्रा जिसे कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है लगभग 5 मिलीलीटर होती है। लेकिन हर एक ऐसे एक मिथ है कि वो कोलेस्ट्रम हमें नहीं देना है ना। ये कोलेस्ट्रम जो है वो अभी हमारे स्पीकर ने ऑलरेडी बोला है कि उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, बाइफिडोबैक्टीरियम, ऐसे एग्जाम्पल्स। वो इसे हर 1-2 घंटे में दिया जाना चाहिए जब तक कि 3 से 4 दिन में परिपक्व दूध न आए। और ये जो हमारे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसे हमें प्रथम टीकाकरण, फर्स्ट वैक्सीन इज द कोलेस्ट्रम, उसे माना जाता है। सो कोलेस्ट्रम में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके लिए हमेशा माँ को याद रखना चाहिए कि वो कोलेस्ट्रम देना ही देना है। नेक्स्ट स्लाइड। अरुणा जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो शिशु को अभी
जब लैक्टेशन की बारी आती है उसमें दो जो दूध होता है, ओके, उसे हम दो शब्द यूज करते हैं, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। तो शिशु को तब तक दूध पिलाना जारी रखना चाहिए जब तक कि वह स्तन छोड़ न दे। इससे उन्हें शुरुआत में पानी और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट रिच से भरपूर फोर मिल्क मिलता है, और दूध पिलाने के अंत में फैट से भरपूर हाइंड मिल्क मिलता है। अब बहुत बार क्या होता है कि बच्चा फोर मिल्क लेता है तो माँ को लगता है कि अच्छा, हो गया, और इसके लिए बच्चे को हम हाइंड मिल्क से डिप्राइव करते हैं। तो ध्यान में रहना चाहिए कि कंप्लीट यानी अपना स्तन जो है वो वी ऑलवेज से कि कंप्लीट रिलीज होना चाहिए ऑफ द मिल्क, ओके। और पहले माँ को हमेशा जो ब्रेस्ट है यू फील द फुलनेस, और वो हार्ड लगता है, ओके। सो कंप्लीट दूध मिला है, ये कब समझना चाहिए, जब शी फील्स सॉफ्टनेस इन हर ब्रेस्ट, ओके। सभी एक गाइडलाइन हो गई कि हमारी फर्स्ट 1000 डेज की कि इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली 30 मिनट में अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और सी सेक्शन में विद इन 1 to 2 आवर्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान करें, यानी इसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। सो बच्चे ने 24 घंटे में कम से कम 6 बार यूरिन पास करना चाहिए, ओके। सो ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया, एक की इंडिकेटर है कि बच्चे को माँ का दूध सही तरह से मिल रहा है, ओके। दूसरी है 2 वर्ष तक यानी कंटिन्यूस, तीसरी जो गाइडलाइन है सॉरी, वो 2 वर्ष की उम्र तक सतत स्तनपान करे, माँ स्तनपान करे, जिसको हम कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years बोलते हैं। इसे बच्चे को मजबूत और विकसित होने में मदद मिलती है। और ऑफ कोर्स ये सिर्फ 6 महीने के बाद जब भी माँ लैक्टेशन करती है तभी उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध परिपक्व नहीं होता है बच्चे का सब रिक्वायरमेंट्स मीट करने की। अभी हमारे स्पीकर्स ने ऑलरेडी बोला है कि गैलेक्टोगॉक्स गर्भ संस्कार और गैलेक्टोगॉक्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, लेकिन समझो ये सब किया लेकिन माँ ने अपना ध्यान नहीं रखा तो ये चीजें जो हैं वो आपको मदद नहीं कर सकती है। तो इसके लिए ऐसे कुछ नुस्खे हैं जो माँ को याद रखने चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी माँ दूध पिलाने को बैठे तो 1 ग्लास पानी उन्होंने जरूर पीना चाहिए। इनफैक्ट वी से बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग माँ ने अपना लैक्टेशन मेंटेन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज टू रिफ्यूअल हरसेल्फ। माँ को बिना चीनी मिलाए पानी और अन्य स्वास्थ्य पेय पदार्थ पीने चाहिए। माँ या शिशु के बीमार होने पर भी स्तनपान जारी रखे। सो इससे भी ऑफ कोर्स हमारी जो फिजियोलॉजी है ऑफ लैक्टेशन की वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड अरुणा जी। यस मैम। नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ओके ओके सो 1 सेकेंड मैम। हाँ, अभी बहुत से शिशु को स्तनपान कराने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं। हम लैक्टोगॉक्स के बारे में बोले हैं, लेकिन जो टेक्निक्स होती है जो हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स, अरुणा जी स्लाइड नहीं हुई लेकिन स्तनपान कराना शुरू करना टेक्निक्स। हाँ नहीं, नो इश्यूज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जब बहुत से टेक्निक्स हैं वो माओ को ध्यान में रखना चाहिए। हमें एक लेड बैक नर्सिंग पोजीशन होता है, फिर क्रॉस क्रेडल नर्सिंग पोजीशन होता है, फिर क्रेडल होल्ड करके, क्रेडल यानी जो पालने में कैसे बच्चे को रखते हैं वैसे ही माँ अपने हाथ से ऐसा पालना करके क्रेडल होल्ड कर सकते हैं। फुटबॉल होल्ड है
यूजुअली ट्विंस जब माँ को पैदा होते हैं तभी वो फुटबॉल होल्ड बहुत ही काम आता है। ओके और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है कि साइड लाइन पोजीशन। मुझे पता है डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के बाद स्पेशली आपका सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है और फीडिंग करते समय बहुत से माओ को बैक का प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से वो कभी बैठ के पिला नहीं सकती हैं। ओके तो इवन सो के यानी लाई डाउन, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने सोना चाहिए क्योंकि दैट इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल बिकॉज समटाइम्स ऐसे एपिसोड्स या इंसिडेंसेस हुए हैं कि हाँ जो साइड लाइन पोजिशन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि माँ सो गई है दूध पिलाते पिलाते और ब्रेस्ट के वेट से बच्चे का नाक दब गया है और बच्चा सफोकेट भी हो गया है। तो ये हमें नहीं, we should not allow this to happen. So ये जो अलग अलग जो positions हैं, this is also going to allow mother to feed her child properly. Okay, next slide. Next slide, please. Okay, अभी बहुत से बार माँ को next slide अरुणा जी। सो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, ओके थोड़े स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी ऑब्वियसली शादी करके उनको बच्चे हुए हैं, लेकिन उनको जैसे बहुत ऐसे जो क्यूज हैं या जो संकेत हम बोलते हैं वो पता भी नहीं थे कि माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट है, जो लैचिंग होना है, हुआ या नहीं हुआ है। ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक याद रखना चाहिए कि जो हमारा ड्यूरिंग फीडिंग देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, एक है एरियोला और दूसरा है निपल। बहुत सी बार जो गलती होती है वो माओ से होती है कि वो निपल फीडिंग करती है एंड नॉट एरियोला फीडिंग। एरियोला फीडिंग जो बिगर पैच ऑफ ब्राउनिश और डार्कर एरिया जो है, ओके वो एरियोला होता है एंड देन ऑन द टिप इज द निपल। तो संकेत क्या है कि निचले एरियोला की तुलना में एरियोला का ऊपरी हिस्सा ज्यादा दिखाई देता है अगर आपका सही से अटैचमेंट हुआ है, लैचिंग हुआ है। दूसरा है कि मुंह चौड़ा खुला हुआ होता है बच्चे का। तीसरा है कि होठ बाहर की ओर मुड़े हुए रहते हैं। आप स्लाइड में इमेज में देख सकते हैं, ओके जो कर्ल हुई है। ओके और दूसरी जो चौथी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करना है कि शिशुओं की जो चीन होती है, ठोड़ी होती है, ओके वो स्तन को छू रही होती है। ओके ये अगर अच्छे से हुआ है उसका मतलब है कि आपका लैचिंग और अटैचमेंट जो है वो सही प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is an image which clearly indicates about good and poor attachment. Okay, so आपको differences दिखाई दे रहे हैं कोई? माँ मनसा, डॉक्टर मनसा, so can you see? मदर्स जुड़ी हैं मैडम, मदर्स जुड़ी हैं। ऐश्वर्या बताइए आप, ऐश्वर्या। ओके सो ये जो डिफरेंसेस हैं वेरी क्लियर है। जो फर्स्ट इमेज है उसमें पता चलता है कि सही से अटैचमेंट हुआ है क्योंकि एरियोला का लैचिंग हुआ है। ओके और ये सेकेंड इमेज में यू कैन सी, यस ऐश्वर्या कैन यू सी द सेकेंड इमेज? क्या हुआ है सेकेंड इमेज में? क्या हो रहा है? एरियोला प्रॉपर लैचिंग नहीं है, एरियोला एरिया नहीं है, सिर्फ निप्पल लैच हो रहा है, सिर्फ निप्पल फीडिंग उसी में मैम पेन होता है एक्चुअली। हाँ हाँ आई एम आल्सो अ लैक्टेटिंग मदर राइट नाउ। ओके फाइन, या थैंक यू। ओके सो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ये होता है, सो ये नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड अरुणा जी। ओके सो अभी थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो हर एक माँ को जो न्यू मदर्स हैं उन्होंने याद रखना चाहिए, और जो ओल्ड भी मदर्स हैं उनको भी पता नहीं है कि ऐसे कुछ होता है। सो पहले 2 दिनों में माताएं आमतौर प्रतिदिन 100 मिलीलीटर से भी कम दूध का उत्पादन करती हैं। एक बार स्तनपान कराने पर 54 to 234 मिलीलीटर दूध उत्पन्न हो सकता है। ओके तीसरी बात याद रखना है कि स्तनपान कराने वाली माँ आमतौर पर प्रतिदिन एक अराउंड 750 ml, ओके 750 to 8 मिलीलीटर दूध का उत्पादन करती है। अभी चौथा याद रखना चाहिए कि बच्चे का पेट बहुत ही छोटा होता है। सो पहले दिन में
प्रत्येक स्तनपान के दौरान बच्चा केवल 5 से 7 मिलीलीटर यानी 1 चम्मच आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि इतना ब्रेस्ट मिल्क ओके धारण कर पाता है। सो अगर आपको लगा कि अरे बच्चे ने नहीं ले रहा है और या नहीं मुझे दूध नहीं आ रहा है, ये नहीं, ये आपका एक डाउट हो सकता है। सो मदर शुड नेवर गो इनटू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। याद रखिए कि जब भी मदर स्ट्रेस में जाती है उसका एंटायर फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन ओके, जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है, जो मिल्क फ्लो होना होता है, वो अफेक्ट हो जाए। Okay, so always remember you are the queen during pregnancy and during delivery, during lactation. Mother is always to be treated as the queen of the house. Okay, so no stress. 5वां पॉइंट है वो याद रखना है कि चौथे से 5वें दिन तक दूध का उत्पादन लगभग 500 मिलीलीटर प्रतिदिन तक बढ़ सकता है। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर पहले 2 दिन में, सो इसके लिए क्या करना है, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, और कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, बीच में अगर आपने पानी दिया और कुछ टॉप फीड दिया तो उससे आपका एंटायर लैक्टेशन पे असर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेहा मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। नेहा मैडम। ओके, सो अभी शिशु को दूध पिलाने के थोड़े संकेत हैं। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ को जो पता होना चाहिए। उसमें अर्ली क्यूज होते हैं, मिड क्यूज है और लेट क्यूज है। ओके, सो बच्चे को भूख लगी है कब समझना चाहिए, वो ऐसे स्टरिंग करता है ना, इधर से उधर ऐसे, माउथ ओपनिंग होता है, वो अपना जो हेड है टर्न करता है। कोई तो बात कर रहे हैं, उनको जरा म्यूट करना प्लीज। कहाँ हो? प्लीज म्यूट। नेहा मैडम बोल रही है, प्लीज म्यूट। शक्ति भारद्वाज जी, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो ये अर्ली क्यूज है। फिर बच्चा एक बार ये माँ समझ नहीं पाती है और बच्चा सही से बहुत ही हंग्री बन जाता है। सो वो क्यूज क्या है? शक्ति भारद्वाज जी, म्यूट योरसेल्फ। अरुणा जी प्लीज आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ओके, सो अगर बच्चा बहुत ही स्ट्रेचिंग करने लगा, फिर उनका जो फिजिकल मूवमेंट है वो बढ़ रहा है। ओके, और फिर वो बच्चा अपना हाथ या उंगली अपने मुंह में डाल रहा है। सो ये क्यूज आइडेंटिफाई करने हैं माँ को। ओके, और अगर ये भी नहीं प्रीवियस स्लाइड अरुणा जी, प्रीवियस स्लाइड, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। Okay, so the late cues are, you have to, it's an indication that the baby has to be calmed down, okay, और बाद में उसको स्तनपान करना चाहिए। So कब बच्चा बहुत ही रोता है, वो एजिटेट हो जाता है, okay, बच्चा रो रो के उसका मुंह भी लाल हो जाता है। So it is time to calm the crying baby. So अगर इधर कपलिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ओके, टॉकिंग, स्ट्रोकिंग, ये सब करके वो हर एक माँ को पता है कि अपने बच्चे को कैसे काम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, 6 घंटे तो हो गए। सो सभी को पता है, सभी माँ को और माँ बाप, ओके, घर के बड़े बूढ़े सबको पता है कि आपका बच्चा अनमोल है। सो अपने बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत देनी चाहिए, और उसके लिए बहुत से माध्यम है। हमारा आज का ये प्लेटफॉर्म वेबिनार है, एक माध्यम है आपको जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। वैसे ही IIT बॉम्बे ने अपना उनका स्पोकन ट्यूटोरियल्स है अंडर देयर प्रोजेक्ट माँ और शिशु पोषण, उसमें बहुत से लैंग्वेजेस में, ओके, यानी इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के ऊपर बहुत से अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। वो इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स हैं, एनिमेटेड ट्यूटोरियल्स हैं, आप देख सकते हैं, और इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, सो saying this, thank you very much everyone for kindly paying attention to this presentation, and सही पोषण तो देश रोशन जो बोलते हैं, उसको अगर ठीक करना है तो बच्चे का जो लैक्टेशन है और जो हम जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान दे, और बाद में ऑफ कोर्स अपने आहार पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच
You have beautifully explained the feeding details. I must say, all the details regarding the position, the hormones, and the diet, and the attitude of the family members as well. Now it's time for invitation of questions and the answers from the expert in the form of a panel. So the platform is open for any questions from the mothers who are lactating right now and who are seniors and who are more seniors and all the members who are attending this webinar. The platform is open for questions and consequently discussions on those queries. Please raise the hands to ask the question so that your mic can be unmuted. This is open session, I think. Yeah. Now session is open for everyone. I would like to take names which will be present for this session. First is Dr. Mamta Amit Mishra ji, Excuse me, ma'am, Dr. can I Varsha ask Naik ji, she's question? from Please, Goa, Aishwarya, Dr. Sadhana Sharma she is ji. ready to ask the question. Yes, ma'am. This session was very, very helpful for lactating mothers like me. Thank you, ma'am, and everyone for delivering so informative session. Thank you very much. Ma'am, I would like to ask that while we are breastfeeding our babies, then also the milk production is not efficient or sufficient for my baby. Especially, I'm talking about my case. I am breastfeeding also, but she is like crying most of the time. Even if I take 30 to 45 minutes from one breast also, then also she is not having sufficient milk, means she used to cry. Why is that? Means Aishwarya, please give some little पहले details. When इंट्रोड्यूस did you करिए deliver the अपने आप baby? को. And ma'am, how it's old is been she? she's 4 months old right now. और आप कहाँ से जुड़ी हैं ऐश्वर्या जी? Ma'am, I am from Jabalpur. She is my research scholar, ma'am. She is Yes, already ma'am. doing a research on some other topic. But in between, Yes. there are all different stages of life. So, Yes, today in this for this open session we are having with us Dr. Mamta ji, Dr. Varsha ji, Dr. Sadhana Sharma ji, Dr. Pradnya Bagalkote from Nagpur, Dr. Surindi Mishra ji from Rajasthan. Aishwarya, do you like to So ask question to a everyone is particular here. expert, or No, ma'am, it's not like that. anybody can Any ma'am answer, can. please? Everybody can answer. Yes, ma'am. Yes. ऐश्वर्या जी एक Uh, रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने अपना सवाल रखा है कि वो फीड देती हैं, उनकी बच्ची है और फीड के बाद लेने के बाद भी उनकी बच्ची लगातार रोती है, तो क्या ऐश्वर्या जी, उनको मिल्क कम हो रहा है इस पर? ममता जी जी शायद Yes, आंसर ma'am. करना चाह रही हैं. ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात है हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. आप एक Yes, ma'am. अच्छी माँ हैं और आप स्तनपान करवा सकती हैं. और वो कॉन्फिडेंस होने के लिए सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, यानी कि जब आप सुबह उठती हैं, आप सबसे पहले अपने आप से कहें मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा. और जो आपको पारंपरिक रूप से जो भोजन दिया जा रहा है, वो भोजन आपको लेना है. आपको जैसे अभी वर्षा नाइक जी ने बताया कि पानी पीना है. कुछ जैसे आप फलों का रस ले सकती हैं, आपको दूध है, आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो राजलक्ष्मी जी ने शुरुआत में कहा, आपको खाली पेट नहीं रहना है. और Yes, जैसे ये ma'am. डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला रहता है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं उसको 2-2 घंटे के बाद पिलाऊंगी. आप जब ऐसा लगे कि अभी बच्ची को दूध पिलाना है, जितना फ्रिक्वेंटली आप दूध पिलाएंगी. तीसरी बात, ऐसा रोने का कारण ये भी हो सकता है कि जैसे अभी वर्षा जी बता रही थी कि वो निपल ले रही हैं, एरियोला मुंह में नहीं ले पा रही हैं, तो पूरा उसको फोर मिल्क और हिंड मिल्क दोनों उसे आना चाहिए. और जैसे वर्षा जी ने बताया, शुरुआत में बच्चा जो है 1 से 1.5 चम्मच ही दूध ले पाता है, क्योंकि छोटा होता है ना, उसे भी सब चीजें सीखनी होती हैं. तो आप पहले अपना ध्यान दीजिए, आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका न्यूट्रिशन,
हम सब यहाँ पर हैं और राजलक्ष्मी जी मैम है यहाँ पर साथ में। तो आपको कोई भी जरूरत है हमारी तरफ से हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए तो आप प्राणायाम शुरू करें, भोजन आप अच्छा लें। और आपका बेबी रोता है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए रो रहा है कि उसे भूख लगी है, पर आप उसे गोद में, जैसे आपने पोजीशन किस तरह से वर्षा जी ने बताई, आप अलग तरह से उसकी पोजीशन लें। और जो फीड कराने के बाद जो है उसे बर्पिंग जो कराना, Burping, बर्फ correct. भी कराना बहुत बर्पिंग जरूरी डकार है। दिलाना जरूरी हाँ, है। डकार दिलाना बहुत जरूरी है। यस मैम। और प्लीज प्लीज, आपकी बात सुन के मुझे मेरी 26 साल पहले की बात याद आई। मुझसे भी यही कहा गया था कि तुम्हारा दूध पूरा नहीं पड़ रहा है इसलिए वो रो रही है तुम्हारी बच्ची। ऐसा कभी नहीं होता, माँ दूध पिला सकती है। और अभी 2 दिन आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी पारंपरिक लैक्टोकॉक्स के बारे में भी जानकारी मिलेंगी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में उनका यस मैम। इंक्लूड कर सकते हाँ, मैम Thank एक you, ऐश्वर्या और Mamta जी, ji. Thank you क्वेश्चन so मैम, much. एक Varsha और Nayak would like, कंसर्न था। yes, can I say Varsha something? Nayak ma'am would like to यस add मैम। into it. हाँ, Yes, please. यस मैम। ऐश्वर्या जी, ओके, आप तो वंडरफुल काम कर रही हैं, ओके, रिसर्च स्कॉलर भी हैं और अपने बच्चे को तो एफर्ट्स भी डाल रही है कि अपना दूध दे, ओके। सो दैट यस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको एटलीस्ट मेरी तरफ से तालियां, ओके। थैंक यू सो मच। सेकेंडली रिमेम्बर कि बच्चा, उसको इस ये नहीं है कि उसको दूध पूरा नहीं हो रहा है, ओके, इट कुड बी कि उसको कॉलिक है, ओके, उसको रिफ्लक्स हो रहा है, ओके, एसिड, और आपने उसको दूध पिला के इमीडिएटली नीचे रखा है, उसको बर्फ नहीं किया है, ओके, वो ऑब्जर्व करना है। तीसरी बात है कि बच्चे का वेट गेन, ओके, अभी हमें पता है कि विथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन एन एवरेज बच्चे का हर दिन, ओके, 30 से 50 ग्राम्स 30 से 50 ग्राम्स, ओके, वेट गेन होता है। सो अगर आपको पता है कि फर्स्ट 40 ऐसे अभी 4 महीने का है, ओके, सो इट मीन्स द बेबी हैज वेरी वेल कंप्लीटेड 120 डेज, ओके, सो एटलीस्ट डबल वेट हुआ है, ओके, यानी और नियरिंग टू डबल, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये हो रहा है, माइलस्टोन अचीव हो रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, यू डोंट हैव टू वरी। सो यू नीड टू रूल आउट कि उसमें और कुछ है। अगर एक एक बार ऐसे भी होता है कि आप दूध पिला रहे हैं, समटाइम्स द शुगर कंटेंट इज वेरी हाई, ओके, और जो अपचन हो रहा है उसकी वजह से ऑल्सो द बेबी में स्टार्ट क्राइंग। So you have to identify, the exact problem, and there is a solution to everything. You don't have to get disheartened. किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आपका दूध नहीं कम पड़ रहा है, सॉरी, तो इसके लिए आप टॉप फिट कभी भी मत स्टार्ट कर। Okay, so observe, yeah, and we are, of course, they are always there. You can get back to us. Watch the spoken tutorials; they are definitely going to help. एंड Thank you. मैम वन Thank you मोर so थिंग much. आई वांट Thank टू you. टेल। मैम जो हॉस्पिटल्स में जब सी सेक्शन होता है किसी भी लेडी का, तो वहां पे क्या होता है, जैसे हमको आईसीयू में रख देते हैं मदर को विदाउट एनी मतलब कंसर्न या जो भी। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो एनआईसीयू में बेबी को रखते हैं वहां से वो अपने आप ही टॉप फीड देना शुरू कर देते हैं और वो मदर के पास लाते ही नहीं है 1 या 2 डे तक। ये मेरे हाँ, साथ हुआ था और वो वहाँ एनआईसीयू में ही नर्सेज उसको हर 2 आवर में टॉप फीड देना स्टार्ट कर देती। तो ये चीज हॉस्पिटल्स में भी बोलना चाहिए कि दे शुड टेक द बेबी टू द मदर फर्स्ट वेदर शी इज इन आईसीयू और वेर एवर। तो उससे क्या हुआ, उसको ना आदत जैसे लग जाती है, ये वो टॉप फीड की मेरे बेबी को ना आदत हो गई थी मतलब है, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको बीच में वो भी देना पड़ता है। हाँ, फिर वो तो वो बहुत गलत स्टार्टिंग से हो है। गया है। मैम 3 डेज मेरे पास बिना बेबी नहीं था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई वॉज इन आईसीयू फॉर 2 डेज एंड माई बेबी वॉज इन ऑब्जर्वेशन फॉर इन एन आईसीयू फॉर 2 डेज। ऐसा था ऐश्वर्या तो। जी, क्या हो रहा है पता है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस अवेयरनेस सेशंस टू आवर मदर्स, okay, यस मैम। and we have also tried numerous occasions to create such sessions even for our gynecists and pediatricians. Unfortunately, they never have that positive or That's receptive the problem. approach, Yes, ma'am. Ma'am, okay. because I'm In from nutrition background, I understand it. But in the hospital, I cannot shout now that the means I the did it. doctor. I Yeah. did it. When 17 years back, when I was, I delivered, I also underwent C-section. मैंने क्लियर कट बोला, क्योंकि जब मुझे कॉन्शियसनेस रिगेन हुआ तो मुझे सामने वो क्या नैनोलैक वो टॉप फीड उधर दिखाई दिए। सर Yes, फर्स्ट ma'am. सेड, आई थिंक आई रिक्वेस्टेड इज टू द नर्स, नथिंग डूइंग, यू हैव टू जस्ट टेक ऑफ दैट थिंग फ्रॉम माय टेबल, ओके। Yes. और
somebody, so there were two people with me and they, so ये अपने ऊपर होता है. I do understand we are not in a position at that time, but I think वो जो determination है, conviction है और अपनी जो knowledge है, अगर हम नहीं use करेंगे तो कौन use करेगा, right? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so But ma'am, मैम ना अभी जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो खुद ही इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, टॉप फीड को. क्योंकि जब मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था, आई वाज रेडी कि मैं ब्रेस्ट फीड कराऊंगी. इवन मेरे फैमिली मेंबर्स को मैंने पूरी ट्रेन किया हुआ था कि मुझे लेटे लेटे कैसे फीड कराना है. बट वो डॉक्टर उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमारे कहने के बावजूद नहीं सपोर्ट कर रहे थे. सो अंकिता जी, मुझे लगता है हमारे प्लेटफॉर्म से ना हम नेशनल लेवल पे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया है, वो अपने माध्यम से पूरी तैयारी में उन्होंने ऑलरेडी एफर्ट्स डाले हैं. ओके, वैसे इसके लिए तो बेबी फ्रेंडली हेल्दी इनिशिएटिव्स हैं, वो हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स हैं, ऑलरेडी ड्राफ्ट हुए हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसने करना चाहिए? हॉस्पिटल वालों ने. लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स कर लेने हैं, और उसके लिए मुझे लगता है हम Ma'am, जैसे लोग I will make my submission. We need to go for some legal provisions. That is the only answer. There is a IMS Act, right? IMS Act is in force. But unfortunately, But नहीं हो रहा है. IMS Act is, ma'am, it is not, I mean, the awareness is very poor about it. And there has been no penalization of the hospitals, because I know N number of cases. I have been associated with the girls for last 30 years in higher education. So once they get married, they have their deliveries and babies. I normally visit them. I take care of them. So I have had, I mean, I'll share one of my research scholars' sister was delivered a baby, healthy baby of 2.5 kgs. And they kept her, they discharged the mother and they kept the baby in Jabalpur hospital. I will not hesitate to name the hospital here in Jabalpur for 8 days. So that was, I said, you just go and fight. And we are afraid because they should not damage our child. That is, and the child is so helpless. He cannot tell us anything. So anyway, taking the Now, discussion to the, yeah. ऐश्वर्या, आपका जो भी आपने यहाँ पे रखा चीज़, आपको सबकी तरफ से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पेशेंसफुली आप बच्चे को फीड करते रहिए, वो ऑटोमेटिकली चीज़ ठीक हो जाएगी बच्चे के साथ. एंड फॉरगेट ऑल दिस थिंग. जो चीज़ हो गई है, नो डाउट उसका इम्पैक्ट आया है, बट आप उसको जितने प्यार से लाड़ के साथ आप उसको फीड देंगे तो धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाएगा, एक्वायर हो जाता है बच्चों में वो चीज़. तो प्लीज़ आप कोशिश करते रहिए. पद्मावती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम. प्लीज. थैंक यू ऐश्वर्या जी. I think we are victims of the impact of market forces. The doctors. Yeah, this we will be discussing in tomorrow. We will be discussing tomorrow. कल का जो अगला दिन हमारा इस वेबिनार का है, वो जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और जो मार्केट फोर्सेस हैं उनका इम्पैक्ट, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे ही आज. और कोई क्वेश्चन अगर रेज करना चाह रहे हैं ब्रेस्ट फीड के महत्ता से जुड़ा हुआ कुछ अगर है? अंकिता जी, मैं अरुणा जी से पूछना चाहूंगी उनका अनुभव, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में, ये देखिए हर जगह सब तरह के लोग होते हैं, तो हमें वो मैटरनिटी हॉस्पिटल की जो मैडम उन्होंने हमें अलाउ किया था, क्योंकि वो भी इन चीजों के बारे में नाराज हैं कि इस तरह से हो रहा है. तो अरुणा जी, मैं चाहूंगी आप एक दो अनुभव अपना शेयर कर सकते हैं. हाँ जी, आप अपनी बात रखिए. Hello everyone. I had been visiting a maternity hospital for 6 months, and I came across so many ladies, they didn't know कि breastfeeding मतलब तुरंत शुरू करवाना चाहिए. मतलब नर्सेज उनको वो जो आप जैसा कि ऐश्वर्या ने बताया, और कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग उनको बताया ही नहीं जाता है. वो लोग टॉप फीड करते रहते हैं, घर वाले और नर्सेस, और मदर्स को ट्रेन ही नहीं किया जाता है हॉस्पिटल. मतलब दे डोंट नो हाउ टू फीड द बेबी. दैट इज व्हाट आई हैव सीन.
और मेरा खुद का बहुत बुरा अनुभव रहा कि मुझे बहुत ज्यादा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मुझे बहुत ज्यादा ड्राइनेस और मुझे पस फॉर्म हो गया था मेरे निपल्स में. बट देयर वॉज नोबडी टू गाइड मी कि मैं क्या करूं. इवन द गायनेक्स, नोबडी was there to attend to my problem. I had to literally suck pump the milk out with a pump and then I have to feed the baby. तो ऐसे में क्या हुआ कि थोड़े दिनों में वो नहीं हो पाया ब्रेस्ट फीडिंग. फिर थोड़े दिन में मुझे स्टॉप करना पड़ा. आई वॉज ऑलवेज इन पेन एंड क्रैंकी. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ब्रेस्ट से. और मुझे मेरा जब सेकंड बेबी हुआ तो मैंने काफी कुछ उसका ट्रीटमेंट किया और मैंने अपने आप को वहाँ उस एरिया को वेट वो ऑयल वगैरह से मसाज वगैरह किया. तो वो काफी ठीक रहा. लेकिन जो मेरा फर्स्ट बेबी था उसको मैं नहीं दे पाई थी मिल्क. सेकंड बेबी को मैंने दिया था. तो मतलब क्या होता है, कभी कभी हम बोलने में भी झिझकते हैं. आजकल तो भी इतना प्लेटफॉर्म आ गया इतना बड़ा. तो मतलब और अभी भी जो गांव की लेडीज है, पिछड़े वर्ग की लेडीज है, उनको बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए ये सब चीजें. दे आर नॉट एबल टू कोप विथ दीज प्रॉब्लम्स. हाँ नहीं, ये मिल्क, ये जो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है, ओके, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. और कब होता है कि जब माओ को पता नहीं रहता है कि ये ऐसा भी हो सकता है. सो उधर भी बहुत से टेक्निक्स है बाय विच एक्चुअली वी कैन हेल्प अ मदर कम आउट ऑफ इट. ओके, सो another important consideration that we have to look into is this kind of session should be included for our postgraduate students. It should Exactly. be mandatory in the Yes. curriculum. Because I had one friend, who was a postgraduate in physics, who was already a mother of one child, and one day I was discussing with her about the difference between areola, okay, and the nipple feeding. She questioned me, what is this areola? So just imagine, as a mother of one child, okay, our own body, we don't know, what is the anatomy and the physiology, and there we go wrong. Okay, so I fully empathize with Ms. Aruna, because I also have gone through, initially, but of course, thanks to my knowledge on maternal and child nutrition, but unfortunately, क्या होता है, आपके पास जो आपके साथ जो लोग रहते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम सो कॉल्ड रहते हैं, वो आपको और कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं. ओके, वो एक बोलते हैं कि ये करना चाहिए, somebody else gives you another nuska, and there we falter. Okay, so a training is important, I think, for each and every support system. Sure. So with this note, I would like to end this open session for today, and I would like to thanks all the speakers, Mamta ji, Varsha ji, for your imparting the knowledge. And I will like Dr. Rajlakshmi Tripathi ji to kindly conclude this session. Yes, Ankita ji, thank you so much. I'll just summarize whatever has been discussed and said about the importance of breastfeeding. The information given by Dr. Mamta Mishra was excellent, followed by the next stage, which is lactation by Varsha Naik ji. And they have been giving us all the technical knowledge related to hormones, the positions, the diet. We still need to cover a lot more things, and we have described our 3 days webinar as a complete package of solving all the problems. And I think it is not very important to repeat all the points, though I have noted and I have made my concluding remarks. But as Varsha ji said, I will also thank my background of food and nutrition and home science. We are by force, by default, forced to listen to all the things, though not very important when we are in the class. But yes, when it comes to practical, we are benefited by that. And what I feel as matlab when during the session, one
कंक्लूडिंग जो हमारा डिसीजन होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमको एक लीगल प्रोविजन जो मैडम ने बताया उसका प्रचार प्रसार करें, और दूसरा एक शक्ति की वेबसाइट पे एक इंटरैक्टिव मेल या लिंक रहे हमेशा, जिसपे कि एक लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट लेडी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सके और हमारे एक्सपर्ट जब उसको विजिट करें वो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो जो संकोच है, जो हेजिटेशन है, जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द नियर सपोर्ट सिस्टम है, शायद हम उस सिचुएशन को हैंडल करने की स्थिति में आ सकेंगे। दैट इज माय सजेशन एंड दैट इज माय व्यू, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली benefit lot of people, not in quantity but in quality. And at the end of this today's session, I will request our national president now to give her expert remarks and blessings in her presidential address. Dr. Sudha Tiwari ji, may I request you to kindly give your blessings and address on this occasion? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Rajlakshmi ji, and thank you, Ankita ji. सबसे पहले तो मैं सभी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ कि वे एक बहुत ही प्रोमिनेंटली रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर ये वेबिनार आप लोगों ने प्लान किया हुआ है। और जैसा कि हमने देखा कि जो एक्सपर्ट्स थे, ममता जी हैं या फिर वर्षा जी हैं, इनका सबका जो एक सेशन रहा है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। मैं इस विषय की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ,